नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का प्रथम अध्याय संविधान क्यों और कैसे आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि संविधान है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान कैसे बनता है। ये जो पूरा अध्याय है वो भारतीय संविधान के संदर्भ में लिखित है या समझाया गया है हमें। तो बिना कुछ देरी करते हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक तथ्य है जो शुरुआत में मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि सरकार के संपूर्ण ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। भारत के संदर्भ में, दूसरे देश के संदर्भ में उनके संविधान से हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हमारा देश है, हमारा देश भारत है, बहुत प्यारा देश है हमारा। और अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश में शासन किस प्रकार से चलता है, या फिर हम कहें कि जो हमें दैनिक रूप से सुविधाएं मिलती हैं, पुलिस प्रशासन हम देखते हैं, कलेक्ट्रेट प्रशासन हम देखते हैं, शिक्षा प्रशासन हम देखते हैं, विधायक पंचायती व्यवस्था हम देखते हैं, नगर निगम हम देख रहे हैं, नगर परिषद हम देखते हैं। तो ये शासन किस तरीके से चलता है जिसमें नागरिकों के हित के लिए कार्य किया जाता है। तो दरअसल साथियों, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। उस संविधान के माध्यम से हमारा शासन चलता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, संविधान की आवश्यकता क्यों, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन समझते हैं कि संविधान है क्या, फिर हम जानेंगे कि क्यों आवश्यकता है। अगर हम आम भाषा में समझें तो संविधान एक लिखित या अलिखित एक दस्तावेज है, एक किताब है जिसमें देश के शासन चलाने की प्रणाली निहित है कि हमारा देश कैसे चलेगा। अब उसमें बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा है अलग अलग पहलुओं पे, हमारे अधिकार संघवाद, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे हमारे अध्याय के अनुसार। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, आप एक बार अंदाजा लगाइए अपनी कक्षा से कि आपकी कक्षा सेक्शन 11वीं ए है और आपके टीचर आपको बोले कि आप तय करिए कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, कि कौन सी क्लास पहले होगी, कौन सी क्लास बाद में होगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी हमारी कक्षा में क्या है, अलग अलग बौद्धिक प्रवृत्ति के लोग हैं, साथ साथ में हम अलग वर्ग से आते हैं, हमारी अलग संस्कृति है, कुछ छात्र फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, कुछ कमजोर है, सबकी जाति अलग है, कुछ लोगों के धर्म भी अलग है। तो जब हम ये फैसला करेंगे तो क्या होगा कि हमारे में मतभेद उभर सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे अनुसार टाइम टेबल बनना चाहिए और अंग्रेजी कक्षा पहले चलनी चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हमारी हिंदी कक्षा पहले चलनी चाहिए, फिर तीसरे विद्यमान आके बोलेंगे कि नहीं राजनीति विज्ञान की चलनी चाहिए। तो इससे क्या है कि और साथ साथ में हम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से भी, शक के नजर से भी देखने लगेंगे, ये अपना हित सोच रहा है, इसमें इस कक्षा को अगर ये अंग्रेजी कक्षा को पहले चलाना चाह रहे हैं, पहले पीरियड को पहले चलाना चाह रहे हैं तो इसमें इसका कुछ स्वार्थ है। तो हम में आपस में भरोसा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो संविधान का पहला काम यह है कि यह हमें बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिसे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत का संविधान है, तो हम सभी व्यक्ति भारतीय संविधान को मानते हैं और भारतीय संविधान पर भरोसा करते हैं कि यदि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पुलिस प्रशासन पे भरोसा करते हैं, हम आपस में गली मोहल्ले में भरोसा करते हैं। तो संविधान ने हमें क्या कराया, संविधान का पहला काम कि आपस में नागरिकों को बोल देता है कि भाई ये आपके नियम है, आपको इसके अनुसार चलना है। तो नागरिकों को भी आपस में एक दूसरे में भरोसा हो जाता है। अगर हम संविधान के दूसरे कार्य की बात करें, संविधान का दूसरा कार्य यह बताना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। क्योंकि जब हम समाज में एक साथ रह रहे हैं, आप एक उदाहरण लीजिए, क्लास का ही उदाहरण लेते हैं, हम ज्यादा कहीं उधर उधर नहीं बात करेंगे, कि क्लास में कोई फैसला लेना है
कि आप सोचिए वार्षिक उत्सव करना है और टीचर ने आपको कह दिया कि एनुअल फंक्शन या वार्षिक उत्सव के लिए आप योजना बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? अभी अगर हम सबसे पूछने लग जाएंगे, क्लास में अगर 80 बच्चे तो 80 बच्चों में से 40 मत आ जाएंगे कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होने, इतना खर्चा होना चाहिए, बजट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, नृत्य को लेके समस्या हो सकती है, गायन को लेके, हमारे पुरस्कार वितरण को लेके समस्या हो सकती है, तो अब ये दिक्कत आ जाएगी। अब आप सोचिए कि आप अपने में से चुन के कोई 2 या 5 लीडर चुन लें और वो इसका फैसला करें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो संविधान का दूसरा कार्य यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसकी है। निर्णय मतलब फैसला लेने की शक्ति किसकी है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसा होगा। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रधान, अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें, प्रधान, पार्षद, विधायक, फिर सांसद, फिर मंत्री, ये क्या फैसला ले रहे हैं हमारे विकास का। सही या गलत वो बात की बात है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे विकास का फैसला ले रहे हैं। तो सरकार को निर्णय लेने की शक्ति हमारे संविधान ने दी है। क्यों दी है वो भी हम जानेंगे। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो भारतीय संविधान ने संसद को अनुच्छेद 386 के तहत शक्ति दी है कि वो कानून बना सकती है। अनुच्छेद क्या है कि हमारे संविधान है, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। एक एक आर्टिकल के तहत उसमें लिखा है कि आप इसके तहत ये काम कर सकते हैं। जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो हमारे लिखा है कि समानता का अधिकार इस आर्टिकल में, स्वतंत्रता का अधिकार इस आर्टिकल में। तो हमारा एक आर्टिकल या अनुच्छेद है 386, उसमें लिखा गया है कि जो निर्णय लेने की शक्ति होगी या कानून बनाने की शक्ति जो होगी वो हमारी संसद के पास होगी। अब कानून कैसा भी हो सकता है, जीएसटी का कानून हो सकता है कि हमारा शिक्षा बोर्ड बदल दिया जाए, वो सरकार फैसला ले सकती है। नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020 में, उसका फैसला संसद में लिया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटी है, उसका फैसला संसद में लिया गया है। तो संसद हमारे नियम, कायदे, कानून बनाने की शक्ति हमारे संविधान ने उसको दी है। तो हमारे 2 काम हो गए कि पहला कार्य है कि आपस में भरोसा दिलाए, दूसरा कार्य है कि निर्णय कौन लेगा। तो हम भारतीय संविधान के तहत बात करें तो सरकार निर्णय लेगी और उसमें संसद कानून बना सकती है। अब संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। जैसे कि हमने दूसरे अधिकार की बात करी कि संसद कोई भी कानून बना सकती है। हो सकता है कि वो मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करने लग जाए कि भाई हम ऐसा कानून पास कर दें जिसमें समानता का अधिकार नहीं होगा, तो सरकार तो मनमानी करने लग जाएगी ना। तो सरकार में और राजा में क्या फर्क हो जाएगा। तो संविधान एक कार्य और करता है, वो ये है कि जो सरकार कानून बनाती है उन कानूनों पर एक सीमा भी लगाता है। और ये सीमा क्या है जिसका सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार, जो किसी नागरिक को मौलिक जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जीवन जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, भेदभाव रहित जीवन जीने का अधिकार, तो इन पर सरकार कभी प्रतिबंध, कभी रोक नहीं लगा सकती और साथ साथ में संविधान के मूल स्वरूप में भी कभी परिवर्तन नहीं कर सकती। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं संविधान का तीसरा कार्य है कि जो नागरिकों पर जो नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं वो मनमानी नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, संविधान नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा भी करता है। अब संविधान का चौथा कार्य यह है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता भी प्रदान करती है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अगर सरकार ने कुछ वादे किए हैं जनता से तो वो उनको पूरा कर सकती है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए एक उचित, एक ठीक एनवायरमेंट, परिस्थिति, पर्यावरण उपलब्ध करवा सकती है।
उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में जिसका जिक्र किया है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्यों को हमारा संविधान कुछ नीति निर्देश दे रहा है कि आप इस तरीके से जनता हित में काम करिए। जैसे शुरुआत में जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अध्ययन पढ़ाई लिखाई और हमारी बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म वितरण, ये कहां से आया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही आया है। तो ये था हमारे संविधान की आवश्यकता। साथियों हमें क्यों पड़ती है? पीपीटी है आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, शॉर्ट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप इसकी मदद लेके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, कि अपनी अच्छी समझ बना सकते हैं, जो सिर्फ परीक्षा में आपके मदद काम नहीं आएगी बल्कि आपको जीवन के प्रत्येक पहलू में काम आएगी। आपको पुलिस से बात करते वक्त काम आएगी, आपको अपने अधिकार से लड़ते वक्त काम आएगी, आपको किसी को न्याय दिलवाते वक्त काम आएगी। तो संविधान की जानकारी साथियों बहुत आवश्यक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, कि संविधान किस प्रकार से एक राष्ट्र, एक देश को पहचान उपलब्ध करवाता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। हमारा देश है, वो अलग अलग राज्य हैं उस देश में, लेकिन हम अपने संविधान के माध्यम से ही हम सभी राज्य एक देश के रूप में जाने जाते हैं, भारत, इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिन देशों में संविधान है तो वो एक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। वो ये नहीं जाने जाते कि आप झारखंड से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, लद्दाख से हो, आप दिल्ली से हो, ये नहीं जाने जाएंगे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हम जाने जाएंगे कि हम भारतीय हैं। संविधान बनने से पहले हमारी अनेक पहचान होती है, हमारी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम मूलभूत एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं, जैसे हम भारतीय हैं। तो हमारी सिर्फ एक पहचान है, भले ही संविधान बनने से पहले हमारी और पहचानें हो, लेकिन हमारी एक पहचान है, हम भारतीय हैं। संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है, जिससे संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर तय करता है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नैतिक पहचान हमारे अधिकार देता है, हमें कर्तव्य देता है, हमें एक दूसरे के नागरिकों का सम्मान करने का भी अधिकार हमें संविधान देता है। अब वैश्विक संविधान में भी कुछ समानता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान को लेकर, जो अलग दुनिया के संविधान में अगर हम देखें, अमेरिका के संविधान में देखें, इंग्लैंड के संविधान में देखें, रूस के, जापान के, आयरलैंड के, दक्षिण अफ्रीका के तमाम देश के संविधान को देखें तो वहां पे कुछ समानताएं हमें मिलती हैं। जैसे अधिकतर संविधान कुछ मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं कि कुछ नागरिकों को, अपने देश के समस्त नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है, तमाम प्रकार के अधिकार हैं जो सरकार आपसे छीन नहीं सकती। ऐसे सरकार बनाने का प्रयास, दूसरा अगर हम बात करें, ऐसी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं जो कि लोकतांत्रिक मानकों पर खड़ी होती है। वो किसी एक व्यक्ति द्वारा चुनी नहीं जाती, वो युद्ध संघर्ष द्वारा नहीं चुनी जाती। संविधान हमें बात करता है कि हम ऐसी सरकार का चुनाव करें जो लोकतांत्रिक मानकों पर खड़ी होती है, यानी कि लोगों द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुना गया शासन और लोगों के लिए। जैसे भारत में हम चुनाव देते, लोगों के लिए हित में काम हो रहा है, लोगों का शासन हो रहा है और लोगों द्वारा चुना गया है। जो नेता है वो हमारे बीच में से आए गए हैं, चुन के हमने भेजा है। वो काम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी समानता की वैश्विक संविधान में, तो राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा प्रत्येक संविधान में होती है कि हम, जैसे हमने पहली बात करी कि हम सामूहिक इकाई से एक भारतीय हैं, लेकिन यह बात और है कि अलग अलग ढंग से होती है। उदाहरण के लिए जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, लेकिन भारत में अब किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, लेकिन हमारी एक पहचान बनती है भारतीयता की। हम हिंदुत्व का बढ़ावा नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं अपनी राष्ट्रीयता की, सिर्फ एक पहचान भारतीयता की।
अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है संविधान की सत्ता, यह संविधान का शासन। वही बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि संविधान एक लिखित या अलिखित वो दस्तावेज है जिसमें राज्य देश के बारे में कई प्रावधान, कई नियम होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसा होगा, देश का गठन कैसा होगा और वो किन सिद्धांतों का पालन करेगा। ये लिखित और अलिखित संविधान। जैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वो एक ऐसा देश है जहां पे संविधान लिखा हुआ नहीं है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का संविधान है वो लिखा हुआ हमारी पुस्तक है, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। तो ये था संविधान की सत्ता जो हमें बताती। संविधान एक लिखित या अलिखित किताब है, दस्तावेज है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं कि उसका गठन कैसे होगा और राज्य किन सिद्धांतों का पालन करेगा। राज्य में सिर्फ सरकार नहीं, नागरिक भी शामिल है। अब बात आती है कि संविधान हमने बना तो लिया, अब सोचिए कि हमने एक संविधान बना लिया, अब उसको हर कोई व्यक्ति मानेगा क्यों मानेगा भाई उसे? आप एक प्रश्न उठा सकते हैं। संविधान हो सकता है गलत भी तो हो। तो संविधान को लोगों के लिए प्रचलन में लाने के तरीका, एक जो हमारा टॉपिक है, इसका मतलब है कि कोई संविधान अस्तित्व में कैसे आता है, अपनी पहचान कैसे बनाता है। अगर हम भारतीय संविधान की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो भारतीय संविधान हमें नागरिकों को वो रिस्पेक्ट करने की वजह देता है। कैसे देता है? हमारे अधिकारों की रक्षा करके, हमारे हित में काम करके। अनेक देशों में संविधान इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि वह सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके पास लोगों को साथ लेने की क्षमता नहीं होती। कई जगह संविधान बनता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेना द्वारा बना दिए जाते हैं, सैनिक शासकों के द्वारा, अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बना दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ उन्हीं का जो हित है उनको देखना, नागरिकों के हित से कोई ताल्लुकात नहीं है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान की बात करें तो भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं अमेरिका है। ये संविधानों के ऐसे उदाहरण है जिसे एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, लोकप्रिय नेताओं ने बनाया गया, जनता के हित के लिए बनाया गया। जनता ने उन लोकप्रिय नेताओं को चुनकर संविधान सभा में भेजा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। भारतीय संविधान को वैधता मिलने का कारण क्या है? कि जो हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हो गया था, अभी तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सरकार की खिलाफत हम कर जाते हैं कई बार आंदोलन के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, लेकिन हम संविधान की सदैव रिस्पेक्ट करते हैं। इसके कारण क्या है कि भारतीय संविधान को इतनी रिस्पेक्ट और इतनी वैधता मिली है। यद्यपि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया भारतीय संविधान को, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। संविधान सभा ने 6 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 के मध्य बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना, लेकिन उसे ऐसा करने में संविधान सभा ने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली कि जब हम ब्रिटिशों के गुलाम थे तो हमें पता था कि भारतीयों की स्थिति क्या है, और जो हमारी मांगे थी आजादी के लिए, समानता की मांग थी, स्वतंत्रता की मांग थी, सरकार को चुनने की मांग थी, तो वो मांगों को हमने, जब हम सब खिलाफत कर रहे थे ब्रिटिशों की, तब उस चीज जब हम संविधान बना रहे थे उसका ख्याल रखा कि हम अपने जनता की, अपने देश के हित के लिए काम करें। भारतीय संविधान को वैधता इसलिए भी मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया था जिसमें समाज का अटूट विश्वास था। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऐसे तमाम नेता जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े थे, जिनके पास विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद था और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी, वो ऐसे कहीं से उठ के नहीं आ गए थे। राजा महाराजाओं ने भी चुन के भेजे थे, लेकिन वो जनता के बीच से लोगों को चुन के भेजा था।
तो भारतीय संविधान को वैधता सम्मान इसी वजह से मिलता है। डिटेल में और चर्चा करेंगे अपने अध्याय के अनुसार, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। संविधान के मौलिक प्रावधान कि संविधान जो है हमारा, उसके मौलिक प्रावधान क्या है जिसके बेस पर संविधान की नींव रखी जाती है। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य दे। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिक भारतीय संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो भारतीय संविधान उन्हें कुछ रिस्पेक्ट करने कुछ कारण देता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक वर्णित मौलिक अधिकार देता है, जिसमें समानता का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये जनता को अधिकार देता है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित संवैधानिक उपचार संबंधित अधिकार प्रत्येक नागरिक को देता है। मतलब कि मौलिक अधिकार दे दिए, हमें 6 मौलिक अधिकार दे दिए हमारे संविधान ने। अब सोचिए अगर सरकार इन मौलिक अधिकारों का हनन करने लग जाए, नहीं माने, देने से थोड़ी होता है, तो सरकार संविधान ने हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार भी दिया है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाके, कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, है ना। गजब बात। इसीलिए तो हम संविधान को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श के स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे नागरिकों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। वो ये संविधान ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरा आदर्श करिए, मुझे सम्मान दीजिए, बल्कि वो नागरिकों को वो स्थिति प्रदान करता है जो नागरिकों को न्याय दिलवाने में मदद करे। और जब नागरिकों को न्याय मिलता है तो वो संविधान की ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कोई भी संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता को जितनी अधिक सुरक्षा देता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक बन जाती है। स्वतंत्रता, समानता बहुत शब्द आ गए हैं। जब हम मौलिक अधिकार का अध्याय पढ़ेंगे तब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए हमारे संविधान का मौलिक स्वरूप हल्का सा जानना आवश्यक है। संविधान क्यों बना और संविधान किस प्रकार से प्रचलन में आता है वह जानना आवश्यक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। उदाहरण लेते हैं हम, हमारी जो सरकार है भारत में, विधायिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को हम संसद भी बोल सकते हैं। संसद जो है वो कानून बनाती है। हमारे देश के द्वारा, हमारी जनता के द्वारा चुने गए नेता होते हैं सांसद, वो संसद में बैठते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। कार्यपालिका पर एक अलग चैप्टर है, विधायिका पर अलग चैप्टर है, न्यायपालिका पर अलग चैप्टर। लेकिन अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए सांसद संसद में, विधायिका में बैठते हैं और वो कानून बनाते हैं एक नियम उचित प्रक्रिया के अनुसार। कार्यपालिका जैसे पुलिस प्रशासन हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये कानून को लागू करते हैं। विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू किया, इंप्लीमेंट किया, वो जमीन पर लेके आए कि जो हमने, विधायिका ने कानून बना तो दिया है, अब वो जनता के बीच में कैसे फैलेगा। ठीक है। न्यायपालिका काम करती है, यदि कार्यपालिका ने जो कानून लागू किए हैं उस संबंध में कोई फॉलो नहीं कर रहा है या गलत है, तो उस संबंध में न्याय की स्थिति उपलब्ध करवाती है न्यायपालिका। ये हमारे सरकार के 3 अंग है। इन 3 अंगों के बारे में हमारा जो टॉपिक है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, अक्सर एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो वहां पर कार्यपालिका, वहां पे जो सेना है, राष्ट्रपति है, बहुत स्ट्रांग है। तो वो सेना ही लोकतंत्र को खत्म कर देती है, और जब लोकतंत्र खत्म होगी तो संविधान हम कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए
ये सरकार की जो 3 अंगों की जो हमने चर्चा करी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में एक बैलेंस, एक संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ताकि ये एक दूसरों के काम में टांग ना अड़ा पाए, बल्कि एक दूसरे के काम में मदद करें। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको ठीक करने में मदद करें। बेहतर तरीके से बनाए गए संविधान में सरकार के तीनों अंग, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से होता है कि कोई भी एक समूह विधायिका कानून बना के संविधान खराब ना कर दे, संविधान खत्म ना कर दे। अगर विधायिका ऐसा कोई काम करती है, मौलिक अधिकारों में कटौती करती है, तो न्यायपालिका ये काम रोक सकती है। तो ये है हमारा कि किस प्रकार से जो संविधान है, बेहतर संविधान है, सरकार के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करता है, जिससे कि एक छोटा सा अंग संविधान को नष्ट ना कर दे। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकायों जैसे निर्वाचन आयोग इत्यादि में बांटा गया है। हो सकता है विधायिका संसद कानून बना ले कि भाई जो चुनाव है वो जनता नहीं करेगी, कुछ लोग करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका इन कामों को रोक सकती है। तो ये संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा भी संविधान तैयार करता है, और जितनी अच्छी तैयार करता है उसकी संविधान की कामयाबी की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है और जो इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है, पार्ट 2 में हम पूरा संपूर्ण चैप्टर कवर कर रहे होंगे, वो है अवरोध एवं संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी को एक समराइज किया गया है कि जो हमने सरकार के तीनों अंगों में जो बैलेंस बनाया है वो भारतीय संविधान ने बहुत अच्छे से किया है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन भी होना चाहिए, कि जो हमने नियम बना दिए ऐसे नियम ना हो जाएं कि वो बाद में नियम चेंज ना हो सके। हमारा संविधान 1946 से लेकर 1949 में संपूर्ण हुआ, 1950 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन आज भी सन 2023 में भारतीय संविधान चल रहा है। तो उसका एक कारण यह है साथियों कि हमारा संविधान लचीला है, कठोर नहीं है। हमें आवश्यकता होती है तो हम नियम बना सकते हैं, कुछ नियमों में फेरबदल भी कर सकते हैं। साथ ही हमारा संविधान इतना भी लचीला नहीं है कोई भी मुंह उठा करके संविधान में चेंज करता रहे। तो कई नियम है, नियम कायदे कानून कैसे बनते हैं वो हम विधायिका में पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और साथ में अपने दोस्तों के साथ क्लास के ग्रुप में भी शेयर कर देना। थैंक यू।